दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील ने यहाँ पे शेयर होल्डर को सावधान किया है। जिन शेयर होल्डर ने काफ़ी समय से अपने डिविडेंड को क्लेम नहीं किया उनके शेयर उनके हाथ से जा सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या है इस खबर के पीछे की वजह और क्यों आपको अब जल्द से जल्द अपना डिविडेंड क्लेम करना चाहिए। दूसरी तरफ देखें तो टाटा स्टील को लेकर मॉर्गन स्टैनली ने अपना नया रुख बताया, क्या है उनकी तरफ से अपडेट वो जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में आरबीआई ने अपनी मॉनिटरिंग पॉलिसी का अनाउंसमेंट कर लिया है, क्या है उसके हाईलाइट उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसका बाज़ार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे जो बड़ी बात है कि टाटा स्टील जो टाटा ग्रुप की सबसे मजबूत कंपनी है, अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ा रही है और आने वाले समय में सारी कंपनियों का मर्जर भी होने जा रहा है। तो क्या इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या है मार्केट एक्सपर्ट की राय, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 63,037 के स्तर पे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 105 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.17% डाउन है BSE सेंसेक्स। तो दबाव बाजार में दिखाई दे रहा है आरबीआई की पॉलिसी के बाद। निफ्टी मेटल में थोड़ी सी तेज़ी आप देख सकते हो, 6,093 के स्तर पे 0.59% की तेज़ी, यानी मेटल इंडेक्स ठीक कर रहा है इस समय। टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। स्टॉक की शुरुआत 111.50 पर हुई, यानी कल की जहाँ पे क्लोजिंग थी वहीं पर शुरुआत हुई। 111 का लो भी बनाने कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद जो हाई है 113 की, यानी स्टॉक थोड़ा सा अच्छा खासा इसने अप मूव भी दिखाया, लेकिन उसके बाद में फिर से ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिला। इस समय देख सकते हो कि 2 बजे के आसपास का टाइम है, 111 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी लगभग फ्लैट है। 0.22% की तेज़ी दिखाई दे रही है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन डिलीवरी बेस काम 2 करोड़ का ही था, यानी एक जैसे ही डिलीवरी बेस काम में काम हो रहा है। और आज भी लगभग 1 बजे के आसपास ही 4 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम में इजाफा हो चुका है। अब मॉर्गन स्टैनली ने कुछ स्टॉक के ऊपर अपनी रेटिंग दी है, तो आप देख सकते हो कि मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रेटिंग को इक्वल वेट रखा है। देख सकते हो कि HDFC, AMC, टाटा स्टील और अंडर वेट रेटिंग की है HPCL के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हो इक्वल वेट रखी है, रेटिंग को रखा गया है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से फिलहाल जो इसका टारगेट रखा है 110 का, तो फिलहाल ये देख सकते हो कि अपनी इस समय जो ट्रेडिंग प्राइस से भी नीचे का मॉर्गन स्टैनली का देखें तो इसका टारगेट है। अब कंपनी का कहना है कि जो कंपनी का जो फाइनेंशियल 2024 है उसमें थोड़ा सा डोमेस्टिक मार्केट में भी प्रेशर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यूके गवर्नमेंट के साथ में बातचीत चल रही है ग्रीन स्टील के निर्माण के लिए। अगर ये सक्सेसफुली फुलफिल हो जाती है उनकी डिमांड, तब तो यहाँ पे एक अच्छी खासी तेज़ी बनेगी। और अगर यूके गवर्नमेंट उनकी बात को नहीं मानती और उनको अगर एक बड़ी सब्सिडी नहीं दी जाती है तो फिर ग्रीन स्टील के निर्माण का काम आगे नहीं बढ़ पाएगा और इसका निगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से देखें तो फिलहाल आप देख सकते हो कि मॉर्गन स्टैनली ने 110 का इसका टारगेट दिया है। कंपनी की तरफ से भी कहा गया है कि 12 से लेकर 24 महीने के अंदर जो यूरोप का जो बाजार है उसमें अभी भी प्रेशर देखने को मिलेगा और इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिला के देख सकते हो कि इस समय जो प्राइस है वो तो काफ़ी अच्छी है, इससे नीचे जाने की संभावना तो काफ़ी कम है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील की तरफ से न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी गई है, जिसमें आप देख सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है और इंडियन एक्सप्रेस और इसके अलावा नवशक्ति जो मराठी पेपर है उसमें एडवर्टाइजमेंट दी गई है। और शेयर होल्डर को एक तरह से सावधान किया गया है। जिन शेयर होल्डर ने 7 साल से पिछले अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया है उनको जल्द से जल्द अपना डिविडेंड क्लेम करना चाहिए, वरना उनके जो शेयर है वो शेयर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तो काफ़ी जो शेयर होल्डर बहुत पहले से टाटा स्टील के शेयर लेकर रखे, जिनके पास फिजिकल रूप से शेयर है, जिनके पास डॉक्यूमेंट है, डिजिटल तरीके से उनके पास नहीं है, तो उनके अकाउंट में डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जा पा रहा है डिविडेंड। और इसीलिए यहाँ पे फैसला कंपनी ने किया है कि ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने पिछले 7 साल से डिविडेंड क्लेम नहीं किया है उनके जो शेयर है उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को। तो उसके बाद में आप समझ सकते हो कि आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है और आपको जल्द से जल्द इसके ऊपर अपना प्रोसेस करके आपका जो भी डिविडेंड उसको क्लेम करना चाहिए। तो अब आपको ये करना है कि जल्द से जल्द आपको आपका डिविडेंड क्लेम करना है और इसके लिए आप देख सकते हो कि आपको एक कैंसल चेक कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा
और जिसमें आपकी सारी डिटेल हो। इसके अलावा कंपनी की जो कंसल्टेंट फर्म है TSR कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो इनके जो ट्रांसफ़र एजेंट है उनको ये सारी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी और ये भी आपको 16 सितंबर 2023 से पहले ही प्रोवाइड करनी है, तभी आप एलिजिबल होंगे अपने डिविडेंड को पाने के, वरना आपका डिविडेंड सारा चला जाएगा और फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सेबी का जो नया लॉ बना है उसका 16 मार्च 2023 को जो सर्कुलर जारी किया सेबी ने, उसके हिसाब से अब जो भी आपका डिविडेंड है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र हो सकता है। और जिसके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर है उनको भी KYC करके अपने डीमैट अकाउंट में शेयर लेने होंगे, तभी आपको सारा डिविडेंड भी मिल पाएगा और आपके जो शेयर है वो भी आपके पास सुरक्षित रह पाएंगे। और अगर आप 16 सितंबर के पहले अगर क्लेम नहीं करते तो फिर 17 सितंबर को आपका जो भी डिविडेंड है वो सारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड को। तो जल्द से जल्द आपको ये कार्रवाई कर लेनी चाहिए ताकि आपको डिविडेंड भी मिले और आपके शेयर भी सुरक्षित रहे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इनकी जो TSR कंसल्टेंट प्राइवेट फर्म है उसका एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो कंपनी की एड्रेस के ऊपर भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों ये मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए, जहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप वहाँ पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर जाकर उनका email ID दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से जल्द ये सारी कार्रवाई और ये प्रोसेस पूरा आपको कर लेना चाहिए ताकि आपको आगे जाके नुकसान ना हो। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल कर रही है, टाटा स्टील ग्रुप के CIO जयंत बैनर्जी की तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि किस तरह से टाटा स्टील ने अधिग्रहण के लिए एक सफल IT आर्किटेक्चर का निर्माण किया, जिसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली, काफ़ी ज़्यादा अधिग्रहण हुए और देख सकते हो भारत में अपनी परिचालन को गति दी है इस IT ने। जो देख सकते हो जयंत बैनर्जी जो पहले टाटा स्टील कंसल्टेंसी सर्विस के अंदर काम करते थे, अब यहाँ पे टाटा स्टील का जिम्मा संभालते। उनका कहना है कि टाटा स्टील में डिजिटल परिवर्तन के लिए परियोजनाएं लागू की जा रही है और एक स्थायी व्यवसाय को विकास हो रहा है, यानी IT का इस्तेमाल करके टाटा स्टील अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे। और हमने शुरुआत में इस बात से भी बात की थी कि किस तरह से IT आने वाले समय टाटा स्टील्स की भूमिका को बदलेगा, जिस तरह से आने वाला जो समय है वो IT के नाम पे होने वाला है और ऐसे में हम टाटा स्टील में नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, उसका IT का योगदान है और इसने ही टाटा स्टील को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय टाटा स्टील नई से नई टेक्नोलॉजी को आजमाने को तैयार है। अब यहाँ पे देख दो कि RBI की तरफ से जो रेपो रेट की जो यहाँ पे दर है उसको वही रखा गया, यानी बदला नहीं गया है, 6.50 पे रखा गया है। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो हमारा फॉरेन करेंसी का जो भंडार है वो बढ़ा है इस बार, वो काफ़ी अच्छी बात है। तो इस बार जो इस मीटिंग हुई है इसमें आप देखिए तो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके अलावा फाइनेंशियल 2024 में GDP का ग्रोथ अनुमान 6.5% लगाया गया है। और देख के बैंकों के टेक्निकल राइट ऑफ के लिए भी नए नियम जारी होंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल 2024 में देखें तो जो महंगाई का अनुमान है वो 5.2% से लेके घटा के उसको 5.1% किया गया है। फाइनेंशियल 24 के लिए देखें तो पहली तिमाही में रियल GDP 8% संभव रहने की यहाँ पे घोषणा की गई है। और इंपोर्ट घटने से व्यापार घाटे में भी कमी आई है, यानी हमारा इंपोर्ट कम हुआ है, एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगा है। तो कुल मिला के ये जो सिनेरियो है काफ़ी पॉजिटिव है, बाजार के लिए भी आने वाले समय इसका बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। हमारे RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अप्रैल के मुकाबले स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हुई है। हमारा FDI में सुधार हो रहा है, कैपेक्स में सुधार हो रहा है और अप्रैल के मुकाबले काफ़ी अच्छी स्थितियाँ हुई है। ई-रूपी दायरा बढ़ाने से का भी प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें डिजिटल भुगतान का दायरा इससे बढ़ेगा। तो बैंक रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड भी जारी करने जा रहे हैं। तो ये जो सारी बातें साबित करेंगे बाजार में आने वाले समय तेजी का दौर फिर से शुरू होगा। अब यहाँ पे मैं इसके एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरा होते 109 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 107 तक जा सकता है और नीचे गया तो फिर 106 तक जाने की संभावना। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो देख सकते हो कि 112 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 113 तक जाने की संभावना और स्टॉक वहाँ तक पहुँच के फिर 115 भी जा सकता है, 115 तक जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश का बिल्कुल ये सही मौका है, आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए टाटा स्टील में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।